तो खबर है बांग्लादेश की, और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस का जो ताजा बयान है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के लिए अब रोहिंग्या मुसलमानों को पालना मुश्किल है, उनके लिए हमारे पास अब संसाधन नहीं है, हमारी इकोनॉमी दबाव में है और दुनिया अब आगे आए और इसके लिए स्थायी समाधान ढूंढे। अब और रोहिंग्याओं का बांग्लादेश में रहना मुश्किल है। मोहम्मद यूनुस का ये जो बयान है, इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या है, कैसे इसका कनेक्शन भारत से जुड़ता है और क्यों हमें अब और सतर्क रहने की जरूरत है, इस पर आगे मैं क्लियर कट बात करूंगा। लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देने के नाम पर बांग्लादेश ने कैसे दुनिया भर से मोटा माल खींचा है। तो म्यांमार से भागकर आए रोहिंग्या की मदद के लिए बांग्लादेश ने 2017 में संयुक्त राष्ट्र संघ से एक अपील की और 2019 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कमीशन ने बांग्लादेश को आर्थिक मदद देने के लिए एक ज्वाइंट रिस्पांस प्लान तैयार किया। और इसके बाद 2021 से बांग्लादेश को लगभग 88 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सालाना मदद मिलनी शुरू हो गई। ये अभी शुरुआत है, इसके आगे अभी देखिए कि कैसे कैसे उसने दुनिया भर से कितना पैसा उठाया रोहिंग्या के नाम पर। बांग्लादेश को रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए वर्ल्ड बैंक भी 70 करोड़ डॉलर की मदद देता है, यूरोपीय यूनियन भी 3.5 करोड़ डॉलर की मदद देता है, अमेरिका लगभग 20 करोड़ डॉलर की मदद देता है। बांग्लादेश रोहिंग्या शरणार्थियों के नाम पर चीन तक से आर्थिक मदद ले चुका है और बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने इस साल की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कमीशन से कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए सालाना मदद की रकम बढ़ाई जानी चाहिए। 2025-26 के लिए कुल 93.5 करोड़ डॉलर की डिमांड की है यूनुस सरकार ने। तो अगर सीधे सीधे अगर देखा जाए तो रोहिंग्या मुसलमानों को बुनियादी मदद देने के नाम पर 2017 से अब तक, यानी कि पिछले 8 सालों से बांग्लादेश दुनिया से कई अरब डॉलर की मदद ले चुका है। कई अरब डॉलर का मतलब कई हजार करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन रोहिंग्या शरणार्थियों की हालत बेहतर होने की बजाय बद से बदतर ही होती गई। आपको मैं बताऊं कि बांग्लादेश की मौजूदा आबादी अभी 17 करोड़ 36 लाख बताई जाती है और यहां जो रोहिंग्याओं की संख्या है बांग्लादेश में, उनकी कुल संख्या 13 लाख के करीब बताई जाती है। अगर देखिए तो 0.25% के आसपास है, 1% से भी कम। और मोहम्मद यूनुस सरकार अब कह रही है कि रोहिंग्या बांग्लादेश की इकोनॉमी पर बहुत बड़े बोझ बन गए, उनको बसाने का अस्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए। यानी बांग्लादेश ने सीधे सीधे रोहिंग्या मुसलमानों से पल्ला झाड़ने की तैयारी कर ली। सवाल यह है कि मोहम्मद यूनुस के इस बयान का भारत पर क्या कोई असर पड़ने वाला है? तो जवाब है कि बिल्कुल पड़ने वाला है। इशारा साफ है कि भारत में रोहिंग्याओं की घुसपैठ अब बढ़ने वाली है। बांग्लादेशी घुसपैठ पहले ही असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के कई राज्यों में एक बड़ी समस्या बन चुका है। असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के कई इलाकों में घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी चेंज वाली नौबत आ गई। वहां की जनसंख्या की जो संरचना है वो बदल चुकी है। 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लड़ाई के दौरान करीब 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी भारत में शरण लेने के लिए आए थे, जो कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और यहां तक कि छत्तीसगढ़ तक जाकर बस गए। दिल्ली, मुंबई में भी बांग्लादेशियों की एक बहुत बड़ी तादाद रहती है। समस्या तो तब बढ़ी जब 80 के दशक में भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ ने बहुत जोर पकड़ लिया और स्थानीय बनाम बाहरी के संघर्ष में लगातार हिंसक घटनाएं होने लगी, जिसके बाद असम समझौता हुआ और वहां बसे हुए बांग्लादेशियों को एक तरीके से पहचान दे दी गई, उन्हें एक तरीके से अपना लिया गया। लेकिन समस्या यहां इससे सुलझी नहीं, समस्या बल्कि और बढ़ गई, क्योंकि इसके बाद जो बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे थे उनको एक तरीके से औजार मिल गया, उनके लिए एक आड़ तैयार हो गई थी। आज असम में हिमंत विश्व शर्मा की सरकार घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है। कह रही है कि असमिया पहचान को खत्म करने की साजिश को जड़ से उखाड़ कर फेंकना ही होगा। लेकिन वही इकोसिस्टम अब इनके समर्थन में, जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनके समर्थन में आ खड़ा हुआ है, जिनकी हमदर्दी ने घुसपैठियों को भारत में जड़े जमाने का मौका दिया। एक बार सुनिए जरा।
अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही, इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली मिस्चिवस एंड वेरी डेट्रीमेंटल टू ह्यूमैनिटी। तो ये है मानवाधिकार कार्यकर्ता सैयदा हमीद, जो गांधी परिवार की बहुत करीबी हैं और कांग्रेस के दौर में योजना आयोग की सदस्य रह चुकी, कई एनजीओ से जुड़ी हुई, असम में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके वहां से उन्हें हटाया जा रहा है, तो सैयदा उनकी वकालत करने के लिए, उनकी तरफदारी करने के लिए दिल्ली से असम पहुंच गई। और सैयदा की दलील जरा सुनिए, वो भी अलग ही लेवल की। बांग्लादेशी घुसपैठिए भी तो इंसान हैं, वो किसी का हक तो नहीं मार रहे, वो तो शांति से रह रहे हैं। सैयदा असम में घुसपैठियों के समर्थन में जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश में जुटी हैं, उसे समझना हर भारतवासी के लिए बहुत जरूरी है। असम के सीएम ने उन्हें दो टूक जवाब भी दिया है और हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि गांधी फैमिली की करीबी सैयदा हमीद अवैध घुसपैठियों को वैध ठहराती हैं क्योंकि वे असम को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के जिन्ना के सपने को साकार करना चाहती। आज असमिया पहचान उनके जैसे लोगों के गुपचुप समर्थन के कारण विलुप्त होने की कगार पर है। तो जो सैयदा हमीद ने घुसपैठियों के लिए इंसानियत की दलील, इतनी लंबी चौड़ी दलील दी और बड़े भोलेपन से दावा किया कि घुसपैठिए शांति पसंद हैं, क्या उन्हें नहीं मालूम कि बांग्लादेशी घुसपैठ से असमिया पहचान कैसे प्रभावित हुई है, कैसे वहां के लोगों के अधिकारों पर चोट पहुंची है, कैसे ही अपनी ही जमीन पर लोग अपने को अल्पसंख्यक महसूस करने लगे हैं और उन्हें लगने लगा है कि उनकी संस्कृति और उनकी पहचान दोनों ही खतरे में। अपराध से लेकर धर्मांतरण का पूरा एक लंबा चौड़ा एक सिलसिला है। ऐसे तमाम गैंग काम कर रहे हैं जो कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, संगठित तरीके से धर्मांतरण का काम करा रहे हैं। सरकारी जमीनों पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा है, हिंदू आबादी को निशाना बनाया जा रहा है, दंगे की तमाम घटनाएं हुई है और स्थानीय लोगों की जमीनें हड़पने का खेल तो खैर पिछले कई दशकों से चल रहा है। पश्चिम बंगाल समेत उत्तर पूर्व के जिन राज्यों में घुसपैठ की वजह से वहां की स्थानीय आबादी प्रभावित हुई है, वहां किस तरीके से डेमोग्राफी बदली है, जरा उसको समझिए। इसी बारे में हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा, जरा उसको एक बार फिर से समझने की जरूरत। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि सैयदा हमीद को सब कुछ बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन सब कुछ दरकिनार करके वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का पक्ष ले रही। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने इस बारे में कमेंट किया। उन्हें घुसपैठियों से इतनी हमदर्दी है तो अपने घर में कुछ जगह क्यों नहीं दे देती, ये बात लिख रहे हैं लोग। दरअसल सैयदा हमीद का बयान भारत में बन चुके उस इकोसिस्टम की पोल खोलता है जो मजहब के नाम पर घुसपैठियों को संरक्षण देता है, उन हिंदू अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का विरोध करता है जो बंटवारे का शिकार हुए और आज भी पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक बेइंतहा जुल्म झेल रहे हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, उन्हें वहां से भगाने की साजिशें हो रही है, ये पूरी दुनिया देख रही है। सैयदा हमीद ने शायद ही कभी उनके लिए कुछ कहा हो, लेकिन बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए इनका प्यार, इनकी ममता बार बार उमड़ कर सामने आई। घुसपैठियों के समर्थन में सैयदा जैसी दलील दे रही हैं, ये इसी तरह की दलील तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां भी देती रही। मिसाल के तौर पर यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी, उनका बयान सुनिए, जो राजधानी दिल्ली में संसद मार्ग मस्जिद के इमाम भी हैं। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं। सरकारों का काम ये होता है कि वो जो लोग बेसहारा हों उनको बसाया जाए, उनको सहारा दिया जाए। सरकारों का काम उजाड़ना नहीं होता कि वो 60-70 साल से चाहे उनके कागजात नहीं बन पाए हों या जो ज़मीनों के मुंतकली का जो है वो ना बन पाया हो, तो सरकारों का ये
अखलाकी फरीज़ा बनता है, ये उनकी नैतिक आधार बनता है कि वो अपने शहरियों के लिए सहूलत दें। हाँ भाई, तो अपने शहरियों के लिए सहूलियत देंगे ना, कि जो बाहर से आए घुसपैठिए हैं उनके लिए भी, उनको भी बसाने का काम सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। मोहिबुल्लाह नकवी यूपी में बैठकर असम के बांग्लादेशी घुसपैठियों का पक्ष क्यों ले रहे हैं, इसे समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। वो चाहते हैं कि घुसपैठियों की पहचान तक न की जाए, उनके कागजात तक न खंगाले जाएं, उल्टे सरकार उन्हें सहूलियतें दे। क्यों भाई? इससे तो भारत में जो डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है और उसकी जो खतरनाक उसका असर सामने आ रहा है, उसका जो नतीजा सामने आ रहा है, आप एक तरीके से उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब का हवाला देकर भारत की एकता और अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सबको खतरे में डालने वाली बात हो गई ना। ये तो हमें यहां उस माइंडसेट को समझने की जरूरत है जो घुसपैठियों से हमदर्दी बरतती है। मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन मेरा सवाल जो क्लियर सवाल है, जो क्लियर कट सवाल है, जरा पहले उसको समझिए। दुनिया में 57 मुस्लिम देश, पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक, तमाम एक लंबी सूची है। फिर ये मुस्लिम देश मुस्लिम शरणार्थियों को शरण क्यों नहीं देते भाई? मुस्लिम शरणार्थियों की समस्याओं के निपटारे में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते? और ये जो शरणार्थी हैं, ये इन देशों का रुख क्यों नहीं करते? आप जब ये सवाल करेंगे तो इसका जवाब भी बहुत चौंकाने वाला मिलेगा। और यूरोप के कई देश आज मुस्लिम शरणार्थियों को शरण देकर अब मुसीबत झेल रहे हैं। वहां सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, मारकाट के हालात हैं। जिन्हें शरणार्थी मानकर जगह दी गई, वो आबादी बढ़ने के बाद अब दबंगई दिखा रहे हैं, स्थानीय लोगों को धमकाते हैं, शरिया अदालतें लगाने की मांग कर रहे हैं। भारत में घुसपैठियों को बसाने के लिए इंसानियत की दलील क्यों दी जा रही है, उसे अब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। घुसपैठियों से अगर सख्ती से नहीं निपटा गया तो एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारी पीढ़ियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे संसाधनों पर तो दावा करेंगे ही, इस देश की संस्कृति, इस देश की पहचान भी खतरे में पड़ सकती है। बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस अगर रोहिंग्या शरणार्थियों को बांग्लादेश से निकालकर दुनिया के दूसरे हिस्सों में बसाने की वकालत कर रहे हैं, तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा कि वो क्यों कर रहे हैं। और इतने पर भी अगर आप हम नहीं समझेंगे तो गाजा का उदाहरण भी याद रखना चाहिए। गाजा के शरणार्थियों को जगह देने सीरिया और मिस्र जैसे मुस्लिम देश तैयार नहीं हैं उनको देने के लिए। शरणार्थियों को रोकने के लिए वहां सरहद पर दीवार खड़ी कर दी गई है। यह है मुस्लिम ब्रदरहुड की सच्चाई। और ये जो इस्लामिक जो देश हैं, वो चाहते हैं कि गाजा से निकले हुए जो शरणार्थी हैं उसको पूरी दुनिया अपनी बाहें खोल करके अपने यहां उनको बसाए। उनके पड़ोसी देश उन्हें जगह नहीं देंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि यूरोप के देश और अमेरिका और दुनिया के बाकी जो गैर इस्लामिक देश हैं वो गाजा के शरणार्थियों को अपने यहां बसाएं। ये पूरी दुनिया में एक अलग तरह की पॉलिटिक्स चल रही है जिसको लेकर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.